नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 3 राज्यों में सोमवार को वोटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं उत्तराखंड और गोवा में वोटिंग होने जा रही है। सोमवार को उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ, सिविल पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं जिलों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी। और गोवा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए पणजी से अंकुश जायसवाल की। मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। पूरे गोवा में करीब 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों पर मतदान करने के लिए 2 मुख्य सेंटर बनाए गए हैं, एक नॉर्थ गोवा में और एक साउथ गोवा में। हम इस वक्त नॉर्थ गोवा के एक ऐसे ही मुख्य सेंटर पर है जहां पर पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। नॉर्थ गोवा के इसी सेंटर में जितने भी नॉर्थ गोवा के पोलिंग बूथ होंगे वहां पर ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जाएंगे। इन अधिकारी जो भी चुनाव से जुड़ा हुआ है हर पोलिंग बूथ के, उनको खास तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को स्मूथली कैरी आउट करने की। नॉर्थ गोवा का ये सेंटर है। करीब 8 पार्टियां चुनावी मैदान में है। 301 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का, किस्मत का फैसला गोवा की जनता 14 फरवरी को करेगी। 11 लाख मतदाता है। करीब 1700 पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी काफी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार जो चुनाव अधिकारी है गोवा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर निकलिएगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिएगा। कोविड काल भी है, उसको देखते हुए काफी विशेष इंतजाम किया गया है। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और जो एसओपीज बनाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की, वो अनिवार्य रखी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जितने भी मतदाता वहां पर आ रहे हैं उनकी, और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें मतदान यहां पर किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश में अब जहां तीसरे चरण का मतदान होना है, वहां सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एटा पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि पहले बमबारी होती थी, अब बम बम भोले होता है। आप लोग इतनी तेज घंटा बजाओ कि इसकी आवाज विरोधियों के कानों तक जाए। तो फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ से बुलडोजर चलाने का काम हम करने वाले हैं। बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों का अपहरण होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। अब भी कर्फ्यू लगता है क्या? अब भी बमबाजी कहीं होती है क्या? होगा भी नहीं। अब तो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, और बमबाजी नहीं होती, बल्कि हर हर बम बम के नारे लगा करके हमारा कावड़ यात्री निकल करके भगवान शिव के मधुर भजनों को गाता हुआ भगवान शिव का अभिषेक करता है। विकास भी चलना चाहिए, एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेवल बढ़ा करके इन माफिया और अपराधियों को प्रदेश से मुक्त वातावरण देने के लिए ये कार्रवाई करनी ही चाहिए। उधर एटा फर्रुखाबाद के बाद योगी की औरैया के बिधुना में भी जनसभा हुई, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाई है। जब विकास कब्रिस्तान का करवाया है तो वोट भी वहीं से ही मिलेंगे। नहीं बता सकते, न सड़क, न बिजली, न पानी, न मेडिकल कॉलेज, किसी में भी उनका विकास नहीं है। एक जगह उनका विकास है, एक जगह। देखो, योगी के नाते जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लो। उनका विकास एक जगह है, कहां?
पार्टी के लोग आएंगे उनसे क्या बोलना है, तो वे फिर वोट वहीं से दे जहां उन्होंने विकास किया है, वहीं से विकास कीजिए। बिधुरा में वार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी फर्रुखाबाद में भाजपा पर जमकर बरसे, निशाना साधा और कहा प्रदेश से विदाई के समय भाजपा को अब्बाजान और कब्रिस्तान याद आ रहा है। 10 मार्च को बीजेपी की विदाई होने वाली है। जितने चुनाव मैंने लड़े कभी नहीं हारा, 10 चुनाव लड़ा है, मेरा अंदाजा हमेशा सही रहता है। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन दोनों राउंड में तो हार चुकी है। 100 का आंकड़ा नहीं पड़ने जा रही है। 10 मार्च का जो सूरज निकलेगा वो तो भाजपा राज्य होगा, और जब सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का छल छद्म झूठ पाप की सरकार का अंत हो जाएगा। तो क्या याद आ रहा है? कब्रिस्तान याद आ रहा है। ठीक कर रहे हो, जहां जाना है अगर वो याद आ जाए पहले से तो अच्छा। तुम्हारी सरकार को हो जाए। मैं जाति किसी के बारे में कुछ नहीं कहता व्यक्तिगत, लेकिन हाँ तुम्हारी सरकार के लिए कब्रिस्तान इंतजार कर रहा है सरकार, और क्यों इंतजार कर रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव में जुबानी जंग तेज है। रामपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने समाजवादियों पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो नकली समाजवादी हैं, समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले लोग तो हम लोग हैं। वो लोग नकली समाजवादी हैं, सच्चे अर्थों में उस समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले तो हम लोग हैं। हम समाजवादी भी हैं, और राष्ट्र की स्वाभिमान पर दुनिया की कोई ताकत चोट करने की पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाले हम राष्ट्रवादी भी है मेरे। और अब उत्तर प्रदेश से रुख कर लेते हैं पंजाब का, जहां पर चुनावी संग्राम उफान पर है। पंजाब में सियासी फाइट में फाइनल मुकाबले में अब कुछ दिन बचे हुए हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन पंजाब की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पंजाब के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पशुओं के टीकाकरण का ऐसा अभियान गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रचार किया, चन्नी केजरीवाल पर भी वार किया। आज अरविंद केजरीवाल भी थे, लेकिन बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के प्रचार में उतरने वाले हैं और 16 फरवरी को उनकी पठानकोट में रैली होगी, 17 फरवरी को अबोहर में उनकी जनसभा होगी। प्रधानमंत्री इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे, जब उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। बड़ा मुद्दा बना था। 117 विधानसभा सीटों को लेकर प्रधानमंत्री पंजाब में भी उतर रहे हैं, ये जानते हुए कि विपक्षी दल लगातार तमाम कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी को पंजाब में हाशिए पर करने पे लगे हुए हैं। पंजाब के चुनावी प्रचार में गृह मंत्री की एंट्री हो गई है। किसान आंदोलन के बाद से आज अमित शाह पहली बार पंजाब पहुंचे। उन्होंने लुधियाना में जनता को संबोधित किया और कहा कि नशा मुक्त पंजाब का नारा दिया था उन्होंने। इस नारे के साथ ही सिखों के 10 गुरुओं को नमन कर संबोधन भी शुरू किया। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस आप समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? कांग्रेस को पता होना चाहिए, देश चलाना है, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है। वहीं केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल साहब सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इनका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में प्रदेश में हर रोज आतंकी घुसते थे, लेकिन हमने 10 दिन में पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और दुश्मनों को करारा जवाब दिया। पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब
और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? एक चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ फोटो की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है मित्रों, एनडीए की सरकार। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार में पाकिस्तान से रोज आतंकवादी घुसते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते, परंतु वो आतंकवादियों की घटना के सामने केंद्र की सरकार उफ नहीं करती। उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री है। उनको लगा कि पहले जैसा ही होगा। वहीं अमित शाह ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कहा, केजरीवाल साहब पूरी दिल्ली को शराब में डुबोने के बाद पंजाब में आकर कहते हैं कि हम नशे से मुक्त करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हम नशे को भगाएंगे। अरे केजरीवाल साहब, पूरे दिल्ली को शराब में डुबाने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हो कि हम नशे से मुक्त करेंगे। कर सकते हैं क्या? मैं अभी भी कहता हूं, एक बार 5 साल का मौका मोदी जी को दे दीजिए। नशे को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे और पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाने का काम। पंजाब फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने अमृतसर में रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि सीएम चन्नी इस बार हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सर्कस बन गई है। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से समझते हैं कि पंजाब में कांग्रेस से सीधा सीधा मुकाबला है, लिहाजा कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे जहां पर कांग्रेस को आईना दिखाने से वो किसी भी तरीके से पीछे हट रहे हों। अरविंद केजरीवाल के तमाम राज्यों के चुनाव को लेकर और भी क्या प्लान है, क्या सोच है, क्या उनकी पार्टी समझती है? ठीक रात 9 बजे खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ प्रदीप भंडारी होंगे। जरूर देखिएगा इंडिया न्यूज पर। और अब आगे बढ़ते हैं।
बात भगवंत मान की भी, जिन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सर्कस बन गई है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, जो लोग आपस में मिलकर नहीं चल सकते वो पंजाब को क्या देंगे। जो कांग्रेस है मतलब एक लगता है कि उन्हों की पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयां, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयां ने कुर्सी पिछे। मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन उन्होंने की कर रहा है। यहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब में, जिन्हें आपस च मिलकर नहीं चल सकते, आपस में मिलकर वोट चोणा नहीं लड़ सकते, वो पंजाब में की भविख देंगे। उधर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के बयान का पलटवार किया है। दरअसल उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। योगी ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच दरार कांग्रेस को नीचे लाएगी। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए दो भाई बहन ही काफी हैं। अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। उधर देवरिया में चुनाव को लेकर किस तरीके के हालात हैं, आम जनमानस का स्थानीय मुद्दों और हालात पर क्या कुछ कहना है, बात की हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। गांव का नजारा आप दिखाई दे रहे हैं। देवरिया धूस से जिस तरह से बोला जाता है, तो जो देवरिया के मेन सिटी है उससे कुछ 25 किलोमीटर के आगे ऐसा ये गांव है। ये बताया जाता है कि देवरिया इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस पूरे क्षेत्र में 70 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं। तो इन गांव को लेकर क्या एक विकास हुआ है, क्या एक डेवलपमेंट हुई है, उसको लेकर यहाँ की जनता से बात करेंगे, जाएंगे गांव में और जनता से जो है अब बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए कि कोई विकास हुआ है आपके आजू बाजू? कौन विकास हो? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है, खाली मुंह कड़वा लोन के विकास भैया। कबाड़े चारू ओर न कहीं नाला बा, न कहीं लाइट रूम बा, न कहीं कुछ बा, कहीं कुछ नहीं है। शौचालय वगैरह कुछ नहीं? ना 10 आदमी का है तो 20 आदमी के नहीं है। हाँ 10 आदमी का 200 आदमी का नहीं, 2-4 आदमी का है, कोई का नहीं है, अपना अपना के लोग बनाए हैं। ये बताइए सर, रोजगारी को लेकर बताया जाता है, रोजगारी कहीं पे आपके क्षेत्र में दिखाई दे रही है? हमारे क्षेत्र में तो अभी रोज उतना नहीं कुछ हुआ है, यही मतलब दिखाई दे रहा है कि मतलब हाँ सड़क मतलब प्रगति पे है और इधर कुछ नहीं है, कुछ तो विकास नहीं हुआ है अभी हमारे क्षेत्र में। कुछ नहीं हुआ है। ये जो विकास रोजगारी बोलते हैं वो सब कहाँ है? नहीं है, गायब? नहीं, इधर गायब है। नहीं है, इधर तो नहीं है। आप बताइए मैडम, आप किस तरह से देख रही हैं कि आपके एरिया में, इलाके में कोई बदलाव हुआ है? क्या बदलाव? सड़क तो बन रहा है बस। सब ठीक है, परेशानी नहीं। हम एगो शिकायत करके क्या करब? एगो हम शिकायत करके क्या करब? बताना तो जरूरी है ना कि आपके इलाके में हो क्या रहा है, बताना तो जरूरी है कि क्या हो रहा है। आज ले हमनी के पेंशन ना मिला, बूढ़ होगा नहीं जा, ठीक बा? आज ले पेंशन ना मिला, बूढ़ होगा नहीं जा। लाइट, पानी, सड़क? हाँ, लाइटो नहीं है हमनी घरे। हमनी के तो लाइट चोरा के जरा होता जा, केहू देलहू नहीं कि लो जराओ। और अब आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रात 9 बजे लाइव होंगे और प्रदीप भंडारी के साथ उनका खास और विस्फोटक इंटरव्यू होगा। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के आखिर क्या विजन है, क्या सोच है और किस तरीके से वो जनता तक पहुंचने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बड़े नेताओं पर धारदार हमले भी करने वाले हैं। सरकार आई तो क्या कुछ करेंगे, सुनिए आज ठीक 9 बजे अब से कुछ देर बाद प्रदीप भंडारी के साथ इंडिया न्यूज पर। और किस्सा कुर्सी का में वक्त छोटे से ब्रेक का, इसी के साथ जल्द हाजिर होते हैं।
नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इस खास इंटरव्यू में। हम आ रहे हैं लाइव बरेली उत्तर प्रदेश से और हम उस कॉलेज में आज खड़े हैं जिसकी स्थापना 180 साल पहले हुई थी। हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, उत्तर प्रदेश राजनीति में सक्रिय, बीजेपी यूपी के सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश और केंद्र में मंत्री सूचना और प्रसारण के अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना जो है 180 साल पहले हुई थी, मगर आपका जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में वो 180 नहीं है, 280 नहीं है, 380 के करीब है शायद। देखिए, कॉलेज की स्थापना तो हुई बरेली कॉलेज की 1837 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले इस कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाई। तो स्वतंत्रता संग्राम में बरेली ने बहुत बड़ी और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अब विकास की जो योजनाएं हैं, जो एक नया संग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, उसमें भी बरेली के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे जी। और मेरा मानना है पिछली बार भी 300 पार किया था, एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी लगा कर दिखाएंगे। क्योंकि आपने इतिहास का जिक्र किया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राज्यसभा में संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी को और काफी ऐसे विपक्ष दल जिनको लगता है कि इतिहास जो है 1947 के बाद शुरू हुआ है, क्या ये आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, कुछ लोग तो इतिहास को केवल एक परिवार तक ही सीमित करना चाहते थे, चंद गिने चुने लोगों तक। सच्चाई ये है, स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लाखों ऐसे युवाओं ने, महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। लेकिन उस सच्चाई से दूर रखने का काम बड़े संयोजित ढंग से साथ इस देश में किया गया। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं। अमृत काल में आजादी से 75 साल मनाने से लेकर 100 साल की जो हमारी यात्रा है, यानी कि अगले 25 वर्ष होंगे, इसके अंदर देश क्या दिशा ले, कहां तक पहुंचे, इसकी हमने एक नींव रखी है। और मैं कह सकता हूं, हम अगले 25 सालों में भारत को वहां पहुंचाएंगे जहां कहीं देखने का सपना स्वामी विवेकानंद जी का था और उन स्वतंत्रता संग्राम करने वाले हमारे उन सभी लोगों का था जो भारत को उस स्थान पर देखना चाहते थे, वहां पहुंचाएंगे। बरेली कॉलेज में सिर्फ बरेली के ही नहीं, हम अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के छात्र पढ़ने आते हैं, युवा पढ़ने आते हैं, आप खुद युवा हो, उत्तर प्रदेश का युवा किस आधार पे वोट देगा? युवा के मन में इस वक्त, अनुराग जी, क्योंकि आप युवा का मन टटोल रहे हैं यूपी में, क्या चल रहा है? आप देखिए, देश की सुरक्षा की कभी बात करें, युवा सबसे आगे बढ़कर आता है। जब उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की बात करते तब भी युवा सबसे आगे आता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश, हमने कहने की बात की थी। 5 सालों में उस दिशा में काम किया है। आगे और दृढ़ता के साथ गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपराध कम हुए तो निवेश ज्यादा आया, निवेश ज्यादा हुआ तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े। 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछले 5 वर्षों में आया है और अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से 1,47,000 करोड़ के निर्यात हुआ, 25 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले और अगले 5 वर्षों में हम निर्यात भी दुगना करेंगे और स्वरोजगार के अवसर भी दुगने करने जा रहे हैं। अपराधियों की आपने बात की तो मैं आपसे एक बयान पे जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाल ही में अखिलेश यादव रामपुर में थे, उन्होंने रामपुर में बयान दिया कि अगर आजम खान जेल के बाहर होते तो ये एक अलग चुनाव होता। अलग उनका कहने का मतलब क्या है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सही कहा अखिलेश जी ने। दूसरा चरण आते आते आजम खान याद आ गए, क्योंकि आजम खान बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, मतदाताओं को धमकाया जाता, घरों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता, जो अधिकारी आए मतदान कराने के लिए उनको भी डराने धमकाने का काम होता। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने शांतिपूर्व तरीके से जैसा पहले चरण में वोट किया, वो अखिलेश जी को हजम नहीं हुआ। ये छटपटाहट है, घबराहट है उनकी। दूसरे चरण में आजम खान याद आए, 5वें छठे चरण में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन अपराधियों को कभी वापस नहीं आने देगी। मुक्ति चाहती है, माफिया की सफाई की है हमने और माफिया को माफ नहीं किया है। इनकी रहनुमाई में सपा की अपराधी और माफियाओं को बल मिलता था, संरक्षण मिलता था। इसलिए उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता एक दलित की बेटी को उठा ले जाते हैं, उसका कई दिनों तक पता नहीं चलता है,
अंत में उसकी लाश मिलती है, वो भी दबाई हुई। जब उसकी मां फरियाद लेकर जाती है अखिलेश जी के पास तो सुनवाई नहीं होती। अखिलेश जी की सरकार में ना सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। आज कार्रवाई तो कर नहीं सकते, लेकिन सुनवाई तक नहीं की। सुनवाई की होती तो एक मां की बच्ची बच जाती। केवल एक फोन उनको अपने नेता को करना था, उसकी बेटी बच गई होती, लेकिन अखिलेश जी ने वो नहीं किया। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मैं कल ही रामपुर में था, वो भी रामपुर में थे, मैंने उनसे बातचीत की थी। उन्नाव के घटना के बारे में भी मैंने उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, ये हाँ जघन्य अपराध है, मगर सपा का कोई कनेक्शन नहीं है। भाजपा को सिर्फ सपा का कनेक्शन दिखता है, इसमें भी, इत्तर चोरी में भी। और वो कह रहे थे कि पुलिस जो है इतने महीनों तक क्या कर रही थी। देखिए, अखिलेश जी की सरकार के समय मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था। इनके नेताओं ने पहली बार नहीं किया। गायत्री प्रजापति जैसे मैंने कई नाम गिना सकता हूं जहां पर उन लोगों ने यही काम किए हैं। महिलाएं इसलिए घबराती थी, 7 बजे से पहले घर में छिप जाती थी। आज रात के 12 भी बज रहे हो तब भी खुले में जाकर महिला सड़क पर जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पुलिस ने कार्रवाई की, तभी लाश मिल पाई है, तभी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। सपा की सरकार होती तो ये अखिलेश जी की बगल में बैठा होता, पुलिस कुछ ना कर पाती। जी, आप दंगों के बारे में भी बात कर रहे हैं, आजम खान के जो अपराधी छवि के लोग हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। आपका एक बयान भी काफी चर्चाओं में था, क्योंकि आप केंद्र के खेल मंत्री भी हैं, कि हम दंगा करवाते हैं, हम दंगल करवाते हैं, वो दंगा करवाते हैं। ये बयान आपने क्यों दिया और उत्तर प्रदेश के का जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये क्यों सही है? ये पूरी तरह चिपकता है अखिलेश यादव जी के ऊपर। हर चौथे दिन दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर से मऊ तक मौतों की ही खबरें सुनने को मिलती थी। पिछले 5 साल में योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा था अखिलेश सरकार में दंगे होते हैं, योगी सरकार में दंगल होते हैं। कुश्तियों को बढ़ावा मिलता है, खेलों को बढ़ावा मिलता है, ओलंपियंस को सम्मानित किया जाता है। खेल यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करते हैं। हम नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे मणिपुर में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपनी खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में बना रही है। खेलों का सामान भी और खेलों का विश्वविद्यालय भी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की हर पंचायत में जिम और खेल मैदान हम बना कर देंगे। हमने वायदा किया है खिलाड़ियों को मुफ्त किट और उनको महीने की पगार भी देंगे। पगार मीन्स की उनको स्टाइपेंड भी देंगे। वो कहते हैं कि हम भी युवा हैं। अखिलेश जी ने इस बार गठबंधन एक और युवा नेता के संग किया है, जयंत चौधरी जी। वो कहते हैं हम युवा हैं, युवाएं हम हमारे साथ है। तो इन युवा लड़कों के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जयंत चौधरी जी तो अपना वोट डालने भी नहीं गए, क्योंकि उनको भी लगता था कहीं सपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया तो फिर अपराध ना आ जाए। क्योंकि छोटे चौधरी साहब यानी कि स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहते थे, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। तो आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए, क्या छोटे चौधरी साहब उनको मंजूर कर लेते? या अभी जब मऊ की और अखिलेश जी जाएंगे तो उनको साफ तौर पे पता चलेगा कि झाड़ियों में जो बाल्टी दूध की मिली थी और दूध बिखरा पड़ा था सब तरफ, जिन लोगों को मारा गया था वो किस समाज के लोग थे? मुख्तार अंसारी ने जिनके लिए कत्ल करवाए थे। मऊ के लोग नहीं भूले हैं, ना उस समाज के लोग भूले हैं। वो ये कह रहे हैं कि दंगे जो हैं, पलायन जो है, मंदिर का विषय मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो फिर ये अखिलेश जी क्यों कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख तो दूर छोड़ी, हमने शिलान्यास भी कर दिया, उद्घाटन भी भव्य राम मंदिर का करके दिखाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी। जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो करके दिया है, संकल्प लिया था, संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। आगे भी हमने कहा है कि 43 लाख लोगों को पक्के मकान बना कर दिए। अब हर गरीब को, वंचित को, पिछड़े को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और अन्य गरीब को पक्के मकान बना कर देंगे। आवासीय पट्टी भी देंगे और बिजली और पानी का मुफ्त कनेक्शन देंगे। इसमें क्या है? हमारा चुनाव होता है गरीब कल्याण के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर और सुरक्षा के मुद्दे पर। इनका चुनाव होता है तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। हमारे लिए गरीब कल्याण, विकास और सुरक्षा यही मुद्दे हैं।
आप भी महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, मगर प्रियंका गांधी जी भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं लड़की हूं और उत्तर प्रदेश की लड़कियां लड़ सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़कियां उनके पोस्टर से, जो पोस्टर गलती है सब छोड़ के जा रही हैं। कोई कहती है प्रियंका जी के यहाँ पर पैसे मांगकर टिकट दी जाती है, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं। और जब उन्नाव में दलित की बेटी का अपहरण और हत्या कर दी जाती है और समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है, प्रियंका जी का एक शब्द अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं निकलता है। ये दोहरा चेहरा कांग्रेस का, भ्रष्ट भी और तुष्टिकरण की राजनीति भी, ये स्पष्ट दिखाती है कि कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है। अखिलेश जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारती हैं और अखिलेश जी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। ये मिली भगत मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी, नाहिद हसन और अब्दुल्ला आजम और आजम खान तक जाती है। ये लोग केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हिजाब के मुद्दे को लेकर आते हैं, नया नया प्रयोग करते हैं, बेटियों को खूंटे के साथ बांध कर रखना चाहते हैं ताकि बेटी पढ़ने ना जा पाए। कभी ट्रिपल तलाक, कभी शादी की उम्र के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आज मुसलमानों की बेटियां, बहू सब खुश हैं। मौलाना साहब की बहू ने ही लड़ा, निदा हसन, और क्या हुआ? आज महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, ट्रिपल तलाक से निजात पाई, शादी की उम्र बड़ी है और कोई मना नहीं करता साहब, हिजाब आप जहां मर्जी पहन के जाइए। लेकिन संविधान शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि यूनिफॉर्म आपको तय करनी, यूनिफॉर्म कोड, तो उसमें किसी को क्या? विपक्ष ये क्यों कहता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी वो पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करती है? क्योंकि हम लोग सभी के लिए एक समान सोचते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करोगे, इससे क्या होगा? महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे, सबसे बड़ा लाभ महिला को मिलता है। क्या देश में एक संविधान, एक विधान, एक जैसे एक विधान एक निशान एक प्रधान, यही होना चाहिए? कांग्रेस ने तो कश्मीर में अलग कर दिया था। हम देश में एक बराबर की बात करते हैं, गरीबों के लिए रोजगार लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं तो ये नहीं देखते हिंदू है कि मुसलमान है, अगर उसका हकदार है तो उसको मिलना चाहिए। लंबी लंबी कतारें लगती थी बहनों की रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए, बुर्के पहन के। पक्के मकानों में देखिए जाकर, किसी ने पूछा कि आप किस धर्म से हो? नहीं पूछा है। पहले चरण में पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले चरण का मतदान जो है कैसा गया है? आपके सर्वेज जो हैं वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट फेज के बाद? पहले चरण में पिछली बार भी 2017 में 58 में से 52 सीटें हमने जीती थी और 300 पार पूरे प्रदेश में किया था। इस बार फिर शानदार शुरुआत हुई है, कमल खिलना शुरू हुआ है। कैराना से काशी तक कमल ही खिलेगा, यहाँ की लहर वहां तक सुनामी बनकर जाएगी। जाटलैंड में भी मामला ठीक है? हमने बहुत सारा किसानों के लिए किया। पहले बिजली का बिल आधा माफ किया, 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी, हमने दुगनी खरीद की एमएसपी पर, और अब तो बिजली का बिल पूरा माफ सिंचाई के लिए करेंगे। 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, लेट पेमेंट होगी तो उसका ब्याज का भुगतान भी करवा कर देंगे। दो और सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि वक्त जो है वो कम है। अनुराग जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, ना कि बरेली में जैसे मैं आपको बता रहा था, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे जरूर पूछूंगा योगी जी पे भी। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा यूपी प्लस योगी इक्वल्स टू उपयोगी। इस बार योगी जी मैदान में आ गए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और गोरखपुर शहर से लड़ना चाहिए। पार्टी की रणनीति क्या थी इस फैसले के पीछे? योगी जी गोरखपुर से 5 बार के सांसद रहे, 5 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कोई नहीं लगा पाया। अपने दृढ़ निश्चय, अपनी मेहनत और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं और गोरखपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इसलिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहां के लोग भर भर के कमल का बटन दबाएंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, योगी जी लड़ रहे हैं तो अखिलेश जी को रामपुर में आके आजम खान याद आ रहे हैं। आजम खान इसलिए याद आ रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करने वाले चाहिए, मतदाताओं को दबाने वाले चाहिए, डराने वाले चाहिए, अधिकारियों को दबाव बनाने वाले चाहिए, इसलिए आजम खान याद आ रहे हैं। ये घबराहट, छटपटाहट, बौखलाहट ये अखिलेश जी की इसीलिए है कि पहले चरण में भारी मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है और अखिलेश जी को ये लगता है कि अगर ये कुछ बदल पाएंगे
तो मैं यही कहूंगा, आप सोचते रहिए। दूसरे चरण में आजम खान याद आ गया, ये योगी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। 5वें 6ठे चरण तक आपको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आने शुरू हो जाएंगे। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर है या योगी जी की लहर है? मोदी वेव के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, क्योंकि दिखा है हमें, मीडिया में दिखा है, विश्लेषकों को दिखा है, एनालिस्ट को दिखा है, मगर योगी जी का भी वेव है यूपी में? मोदी जी योगी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। डबल इंजन की सरकार है, दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का प्रयास किया है, विकास की नई रफ्तार दी है। इसीलिए 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था से देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में नंबर 1 राज्य बनने की इच्छा रखता है और हम करके दिखाएंगे सबसे गंभीरता के साथ। और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है जी। और आपने मैनिफेस्टो भी रिलीज किया हाल ही में, आप भी उस फंक्शन में शिरकत थे, आपने भी शिरकत दिया उस फंक्शन पे। मैनिफेस्टो के मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आपने जैसे कहा, जो कहा था वो कर दिया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे? क्या आपको लगता है मैनिफेस्टो से भी लोग प्रभावित होंगे? निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित महिला के लिए 1500 रुपये महीने की पेंशन, सपा के समय 300 मिलती थी, हम 1500 करेंगे, 1000 हमने पहले कर दी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 3000 पुलिस थाने, वहां पे पिंक स्टेशन बनाएंगे, हर बाजार में पिंक टॉयलेट बनाएंगे, 5000 करोड़ रुपए की लागत से 50 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बनाएंगे। और फिर उन बहनों को, 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को हम लोग 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा करेंगे। 2 मुफ्त गैस सिलेंडर होली और दीपावली वाले दिन देंगे। 60 साल से ज्यादा की उम्र की बहनों को मुफ्त बस सेवा देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी भी देंगे। और इस तरह से महिलाओं के बहुत कुछ हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 50,000 हम देते थे, अब 1 लाख रुपया देंगे। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 देते थे, 25,000 देंगे। वहीं किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली देंगे और 14 दिन के अंदर गन्ना की भुगतान करेंगे। ब्याज की पेमेंट भी मिल वालों से दिलाकर करेंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाएंगे। आलू, प्याज, टमाटर की स्थिरता आए दाम की वो करके देंगे। 5000 करोड़ से चीनी मिलों का नवीनीकरण करेंगे और 25,000 करोड़ की लागत से एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से किसान के खेत खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन और युवाओं को हर घर से कम परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाएंगे। यही नहीं, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम करेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। सरकारी स्कूलों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम्स, बेंच और ये सब लगाने की व्यवस्था करेंगे। हर मंडल स्तर पे जो जहां जहां अभी भी रह गए हैं वहां पर हम लोग शिक्षा के बड़े विश्वविद्यालय बनाकर देंगे। 2 डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाकर देंगे। पहले उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 59 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। अब हर जिले में अत्याधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी करेंगे। हर गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में और 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ करेंगे और 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल और मेडिकल पार्क बनाएंगे जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिले। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हम यहां पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ हर एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग औद्योगिक पार्क बनाएंगे ताकि लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन यही कहूंगा, भाजपा ने करके दिखाया था, भाजपा फिर कर दिखाएगी। इस वजह से शायद अनुराग ठाकुर जी की मांग होती है हर क्षेत्र में, हर जिले में कि ये आए, प्रचार करें, क्योंकि वो इतने विस्तार से बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, मगर इतनी स्पष्टता से बता रहे हैं और इस वजह से शायद मांग उठती है और आप जाते भी हैं हर क्षेत्र में। आखिर में यूपी के बारे में तो आपने विस्तार से बता दिया, मगर बाकी 4 राज्यों में भी मामला ठीक है? निश्चित तौर पर गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हम फिर अपनी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और पंजाब में भी पहले से बेहतर और शानदार प्रदर्शन एनडीए करके दिखाएगी। शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात किया। कैमरा पर्सन सेतु माधवन के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, बरेली।